हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक। आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। चलिए तो दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो उपराष्ट्रपति के ऊपर रहेगी। इससे जो संबंधित नोट्स हैं और जो PYQ है उन्हें हम अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। चलिए तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो राष्ट्रपति है, और सॉरी उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति में एक सेकंड इसकी पेंसिल वगैरह सही कर लेते हैं। तो राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी प्रावधान थे वो हमने इससे पहले वाली जो वीडियो थी तो उनमें देख लिए थे। अब राष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति जो, अगर एक कहावत है कि जो राष्ट्रपति है वो देश का सर्वोच्च या कार्यपालिका का प्रधान होता है, और जो दूसरा भारत सरकार का जो सर्वोच्च पद है वो उपराष्ट्रपति है। तो भारत में जो उपराष्ट्रपति का पद है वो हमने अमेरिका के उपराष्ट्रपति के जो पद है उसकी तर्ज पर बनाया गया है। तो सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि उपराष्ट्रपति का जो पद है वो हमने कहाँ से ग्रेड किया है। तो यह हमने USA से ग्रेड किया है, यानी अमेरिका का जो संविधान है उसमें उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। आधिकारिक क्रम में यह जो पद है वो राष्ट्रपति के बाद आता है, क्योंकि जो राष्ट्रपति है वो सर्वप्रथम राष्ट्रपति को रखते हैं। जब जो ऑर्डर है उसमें उपराष्ट्रपति हम दूसरे क्रम में रखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो जो अनुच्छेद 63 है वो बताता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। चलिए आपसे एक प्रश्न है यहीं पे कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, कौन सा अनुच्छेद बताता है? जो आपने पढ़ लिया था आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। जो भी क्लास देख रहे हैं वो कमेंट जरूर करिए। इससे होता कि आपको लगेगा कि हम एक ऑफलाइन क्लास में बैठे हैं और आपको सीखने के लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा, क्योंकि जब कमेंट करोगे तो आप उसे अच्छी तरीके से एक आपके माइंड में बैठा हुआ होगा और बहुत दिनों तक आप उसे अच्छी तरीके से याद रख सकते हैं। अनुच्छेद जो 63 है वो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, बस इतना ही बताता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। लेकिन जो अनुच्छेद 64 है वो कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन। अभी क्या होता है एक्स ऑफिसियो चेयरमैन? तो चलिए बताते हैं कि क्या होता है। यानी जो उपराष्ट्रपति है वो जब उसका निर्वाचन होता है तो हमारे यहाँ पे जो उपराष्ट्रपति का जो पद है मुख्यतः उसके जो कार्य या शक्तियाँ नहीं है, उनकी जो कार्य और शक्तियाँ हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में होती है। पदेन सभापति का मतलब है कि वो जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वो अपने आप सभापति बन जाएगा, क्योंकि सभापति वही व्यक्ति बनता है जो उपराष्ट्रपति होता है, और जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वो ऑटोमेटिक उपसभापति बन जाएगा, सॉरी पदेन सभापति बन जाएगा। जैसे लोकसभा में जो अध्यक्ष होता है उसके लिए हमें निर्वाचन करना होता है, लेकिन जो राज्यसभा में पदेन सभापति होता है यानी राज्यसभा का जो सभापति होता है उसके लिए अलग से हमें निर्वाचन की जरूरत नहीं होती। एक्स ऑफिसियो का यहाँ अभिप्राय यही है कि राष्ट्रपति ही
उसका जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर बैठेगा वो ऑटोमेटिक राज्यसभा का पदेन सभापति हो जाएगा। हमें इसके लिए अलग से निर्वाचन, अब ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करा लिया फिर यहाँ पे दोबारा निर्वाचन हो रहा है पदेन सभापति के लिए, नहीं। तो जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर बैठता है उसका हो जाता है, और जो उपसभापति होता है उसके लिए हमें निर्वाचन कराना होता है। ठीक है। जिस अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है, उस दौरान वह राज्यसभा के सभापति के पद के कृत्यों का पालन नहीं करेगा। अब ये क्या है, तो इसे आसान भाषा में समझते, जब हमने राष्ट्रपति पढ़ा था तो उसमें कुछ ऐसे प्रावधान दिए गए थे, जैसे राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, राष्ट्रपति पद त्याग देता है, या फिर राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाता है। तो उस समय जब राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करने में सक्षम नहीं होता है किन्हीं भी कारण से, तो अनुच्छेद 65 के तहत जो राष्ट्रपति के कृत्य हैं उनका निर्वहन करने के लिए, क्योंकि जो राष्ट्र का जो प्रथम नागरिक है जिसे हम राष्ट्रपति कहते हैं, उस समय हम किसी भी समय उस पद को खाली नहीं रख सकते, क्योंकि जो राष्ट्रपति है वो मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है, और कोई भी कार्य करने के लिए जब मंत्रिपरिषद सलाह देगी तो उस पद पर व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि सरकार अपने कार्यों का निर्वहन राष्ट्रपति के माध्यम से ही करती है। इसलिए जब राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं होगा तो उस समय अनुच्छेद 65 में व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन उस समय, यहाँ पर मान के चलिए जैसे राष्ट्रपति है विदेश भ्रमण पर है 3-4 महीने के लिए या 2 महीने के लिए, तो उस समय भी राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति ही करेगा। लेकिन इसमें कंडीशन है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करेगा तो उस दौरान वो राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा, यानी दोनों चीज एक साथ नहीं कर सकता। जब राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है तब सभापति के लिए जो सभापति का पैनल होता है उसमें से कोई व्यक्ति, या फिर जो उप सभापति है, तो उप सभापति अगर सदन में उपस्थित है तो वह अध्यक्षता करेगा, उप सभापति नहीं है तो जो पैनल बनाया जाता है उसमें से राज्यसभा की अध्यक्षता करेगा। अनुच्छेद 97 के अधीन सभापति को जो संदेह वेतन भत्ते का अधिकार नहीं हुआ, यानी कहने का प्राय के अनुच्छेद जो 97 है वो जब वेतन भत्ता, जब वो राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कर रहा है तब उसे सभापति के रूप में जो वेतन भत्ते मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे। यानी कोई व्यक्ति जब राष्ट्रपति के पद पर बैठा है उपराष्ट्रपति, तब उसे राष्ट्रपति के जो वेतन भत्ते हैं उन्हें दिया जाएगा, क्योंकि डबल तो हम दे नहीं सकते, तो एक ही जगह से उसे वेतन मिलेगा। तो उस दौरान, जिस भी दौरान वो राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, उस समय उसे सभापति के जो संदेह वेतन भत्ते मिलते थे वो नहीं मिलेंगे। भारत के उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत, अच्छा ध्यान रखिए इसमें 2 शब्द है, एक तो निर्वाचित, एक है मनोनीत। राष्ट्रपति की जब निर्वाचन की जो पद्धति देखी थी हमने, उसमें निर्वाचित सदस्य ही उसके निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे, बट यहाँ पे जो अलग तरीका है, यहाँ पे निर्वाचित सदस्य तो शामिल होते ही हैं, निर्वाचित के साथ मनोनीत सदस्य भी शामिल होते हैं, तो दोनों सदनों द्वारा किया जाएगा। तो दोनों सदनों के, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के निर्वाचित और मनोनीत, यानी जो राज्यसभा में 12 सदस्य निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं, और लोकसभा में पहले 2 सदस्य मनोनीत होते थे, जो प्रावधान नहीं है, हटा दिया गया है। अब आप कमेंट करके बताइए कौन सी संविधान संशोधन के द्वारा जो एंग्लो इंडियन के जो सदस्यों का मनोनयन होता था वो कब हटाया गया और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया।
मैं ऑप्शन दे देता हूँ आपको। 100वां, 101, 102, 103, 104। ठीक है। अनुच्छेद जो 66(1) है के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत द्वारा होता है। ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। तो जो राष्ट्रपति, यहाँ पे हम राष्ट्रपति की तुलना करेंगे उपराष्ट्रपति से, तो आपको डिफरेंट पता पड़ जाएगा। तो जो राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति थी, अब किस अनुच्छेद में आप बताइए। तो वो अनुच्छेद कौन सा था? तो 55 था। राष्ट्रपति निर्वाचन की जो प्रक्रिया है ना, वो अनुच्छेद 55 है यहाँ पे। और जब राष्ट्रपति का हमने जो निर्वाचन की प्रक्रिया देखी थी, उसमें भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत था, और यहाँ पे भी यही पद्धति है या वही पद्धति है। तो ऐसे निर्वाचन में मतदान कैसा होता है? गुप्त होता है, और वहां पे भी गुप्त मतदान होता था। ठीक है। अब अनुच्छेद 66(3) के तहत राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता। तो राष्ट्रपति पद के लिए, सॉरी उपराष्ट्रपति, बार बार राष्ट्रपति आ रहा है तो सॉरी, उपराष्ट्रपति पद के लिए जो योग्यता है, चलिए पहले हम ये देखते हैं कि राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यता थी। तो हमने देखा था कि भारत का वो नागरिक होगा, तो दोनों के लिए समान है। यहाँ जो राष्ट्रपति है वो भी भारत का नागरिक होना चाहिए, और जो उपराष्ट्रपति है वो भी भारत का नागरिक होना चाहिए। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका, तो दोनों में समान प्रावधान है कि 35 वर्ष की आयु जो व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनना चाहता है, वो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ठीक है। तो दोनों जो 1 और 2 दोनों जो योग्यताएं वो समान है। जहां पे अंतर है वो ये है कि तीसरा है कि जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो। यानी जो भी, क्योंकि इसमें बताया गया कि जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनना चाहता है, उसमें राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो योग्यता होती है वो होनी चाहिए। अब राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता क्यों होनी चाहिए? क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि जो राष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है, और कोई व्यक्ति जिसमें राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता नहीं, तो राज्यसभा के सभापति के पद पर बैठने लायक नहीं है। इसलिए राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो का उल्लेख किया गया। और जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति थी, उसमें बताया गया था कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य हो, यानी उसमें ऐसी योग्यता हो जो लोकसभा का सदस्य बन सके। तो एक बेसिक डिफरेंस ये है कि जो समानता है वो तो ये है कि दोनों भारत के नागरिक होने चाहिए, दोनों की जो आयु कम से कम 35 वर्ष की आयु तो होनी चाहिए, और जो अंतर है वो राष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। तो क्लियर कट डिफरेंस होना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के लिए वर्तमान में 4 लाख रुपए प्रतिमाह वेतन। तो संशोधन कब से? 2018 में हुआ था, और 1 जनवरी 2016 से प्रभावी, यानी बैकडेट में हमने इसे लागू किया है। उपराष्ट्रपति पद के लिए वेतन नहीं प्राप्त होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो उपराष्ट्रपति है उसे जो वेतन प्राप्त होता है वो उपराष्ट्रपति पद के कारण नहीं होता है। उपराष्ट्रपति पद को जो वेतन होता है वो राज्यसभा का जो प्रधान सभापति है, मुख्यतः भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के कुछ कार्य नहीं बताए गए, उसके जो भी कार्य है वो राज्यसभा के प्रधान सभापति के रूप में, तो उसे उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई वेतन प्राप्त नहीं होता, बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है। अब आता है अनुच्छेद 67। तो 67 के अनुसार जो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक है। तो हमने राष्ट्रपति की में देखा था कि जो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो भी पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष है, और उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो भी पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष है। तो कार्यकाल की बात कौन सा है? अनुच्छेद 67। और राष्ट्रपति के लिए कौन सा था बताइए? अनुच्छेद 56 था,
या कोई दूसरा था, बताइए। अब जो अगला अनुच्छेद है वो 67 क या वन के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। हमने राष्ट्रपति पढ़ रहे थे, तब देखा था कि जो राष्ट्रपति है वो उपराष्ट्रपति को अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने पद का त्याग कर सकता है, और जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति को। तो यहाँ पे एक चेक बैलेंस की स्थिति है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देगा, ठीक है। जो 67 बी है, बी के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जाएगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया हो। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉइंट है, उसे आप देखिए। हमने देखा था कि जब राष्ट्रपति के लिए महाभियोग लाया जाता है वो तो सदन के संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा चाहे वो राज्यसभा। लेकिन यहाँ पर जो अलग है वो ये है कि उपराष्ट्रपति के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है जो राष्ट्रपति के लिए किया गया है। दूसरा, जब उपराष्ट्रपति को उठाने के लिए जो संकल्प लाया जाता है तो वो उसकी शुरुआत केवल राज्यसभा में की जा सकती है, ध्यान रखना। सर्वप्रथम लोकसभा में नहीं लाया जा सकता, सर्वप्रथम राज्यसभा में लाया जाएगा, और वो भी जब लाया जाएगा तो जो तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया हो। समस्त सदस्यों के बहुमत का अभिप्राय है कि मान के चलिए कि आज संकल्प लेके आना है उपराष्ट्रपति के लिए हटाने के लिए, तो इस समय राज्यसभा में मान के चलिए 150 मेंबर उपस्थित हैं, तो जो 150 सदस्य उपस्थित हैं उनका बहुमत चाहिए अपन में। तो उनका बहुत कितना हो गया, 75+1 यानी 76 अगर सदस्य इसके पक्ष में है तो फिर ये संकल्प पारित हो जाएगा। उपराष्ट्रपति के में क्या था, सॉरी राष्ट्रपति के में क्या था, राष्ट्रपति की में पहली बात तो कुल बहुमत चाहिए, उसके बाद भी जो प्लस था वो था कि 2/3 बहुमत चाहिए। पहले कुल सदस्य संख्या का बहुमत, फिर 2/3 बहुमत चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा प्रावधान नहीं है, यहाँ पे बस केवल सदस्यों का बहुमत हो, जिस भी समय लाना उस समय जितने भी सदस्य उपस्थित हैं उसका बहुमत, और जिससे लोकसभा सहमत हो। हाँ, ये भी है कि लोकसभा भी सहमत होना चाहिए, यानी जब प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है तो लोकसभा भी अपने उस पर अगर सहमति प्रस्तुत करे, और सहमति कैसे देगी तो वही प्रावधान, जब उतने ही सदस्य हैं तो उतने सदस्यों में से अगर बहुमत के माध्यम से अगर पारित हो जाता है तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से, तो राष्ट्रपति उस पद से हट जाएगा या फिर हटा हुआ मान लिया जाएगा। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69 में बढ़ित प्रारूप में राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष पद की शपथ लेता है। तो जब हम राष्ट्रपति पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। लेकिन उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो अनुच्छेद 69 के तहत, ठीक है, कितना, अनुच्छेद 69। तो अनुच्छेद 69 में क्या है, राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित प्रावधान है। कौन दिलाएगा राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कि जो भारत के अभी तक के जो उपराष्ट्रपति हैं और उनका जो कार्यकाल है। तो सर्वप्रथम जो पहला प्रश्न वो पूछता है कि सबसे प्रथम जो उपराष्ट्रपति थे वो कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली जो राधाकृष्ण है, इनका जो कार्यकाल है वो 1952 से लेकर 1962 तक। ये ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति के पद पर पहुंचे। दूसरा है डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो इनका जो कार्यकाल है वो 1962 से लेकर 1967 तक। तीसरे जो राष्ट्रपति हैं वो बीबी गिरी, 1967 से 1969 तक, ये भी राष्ट्रपति के पद तक पहुंचे थे। चौथे जो उपराष्ट्रपति थे वो गोपाल स्वरूप पाठक थे, और इनका जो कार्यकाल था वो 1969 से 1974 तक। पांचवें जो उपराष्ट्रपति थे वो बीडी जत्ती थे, और इनका जो कार्यकाल था वो 1974 से 1979 था। छठवें जो उपराष्ट्रपति थे वो एम
हिदायतुल्लाह यानी मोहम्मद हिदायतुल्लाह न्यायमूर्ति, और इनका जो कार्यकाल था वो 1979 से 1984 था। सातवें जो उपराष्ट्रपति थे वो आर वेंकट रमन एंड सी आर वेंकट रमन, और इनका जो कार्यकाल था वो 1984 से 1987 था। और जो आठवें उपराष्ट्रपति थे वो शंकर दयाल शर्मा थे, और इनका जो कार्यकाल था वो 1987 से लेकर 1992 था। इनके बाद जो आते हैं वो के आर नारायण, और इनका जो कार्यकाल था वो 1992 से लेकर 1997। इनके बाद जो उपराष्ट्रपति हैं वो 10वें डॉक्टर के कृष्णकांत, इनका जो कार्यकाल था वो 1997 से लेकर 2002 तक था। इनके बाद जो आते हैं 11वें वो भैरव सिंह शेखावत, 2002 से लेकर 2007 तक। इनके बाद एक सेकंड, इनके बाद जो आते हैं मोहम्मद हामिद अंसारी, और इनका जो कार्यकाल था वो 2007 से लेकर 17 तक। तो इनके दो कार्यकाल, तो 2 बार उपराष्ट्रपति बने थे। जो देखिए ये भी 2 बार ही उपराष्ट्रपति बन रहे, 52 से 62 तक, 57 और फिर 62 तक। इनके बाद देखिए सभी ने एक एक कार्यकाल ग्रहण किया है। इनके बाद जो 13वें राष्ट्रपति हैं वो एम वेंकैया नायडू, जो 2017 से लेकर 2022 तक थे। और वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति हैं वो 14वें राष्ट्रपति, 14वें, हाँ उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति बार बार आ जाता है क्योंकि उपराष्ट्रपति का बहुत कम जिक्र होता है। जगदीप धनखड़ 2022 से लेके और वर्तमान तक, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि जो राष्ट्रपति हैं वर्तमान में वो व्यक्ति के अनुसार कौन से हैं, तो व्यक्ति के अनुसार 14वें, और कार्यकाल के अनुसार 14वें नहीं होंगे, क्योंकि देखिए 2 पद इन्होंने धारण किए थे 2 बार, और 2 बार इन्होंने किए थे। तो 14वां से 15वां और 16वां कितने हो जाएंगे, तो 2 इन्होंने किए थे तो एक और ऐड हो जाएगा, तो 14वां से 15वां हो गया और 16वां, ठीक है। तो व्यक्ति के अनुसार कौन से, अब व्यक्ति के अनुसार पूछता है तो व्यक्ति के अनुसार ध्यान रखिए। अब हम इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए वो देखते हैं, जिससे एक टॉपिक ना फिर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। तो जो पहला प्रश्न है वो है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है, जिसके जो सदस्य होते हैं, तो हमने देखा था कि संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, और आपको जो ध्यान रखना है वो सभी सदस्य। पहला जो ऑप्शन है वो संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य, तो केवल राष्ट्रपति के में होते हैं, उपराष्ट्रपति के में होते हैं। तीसरा है राज्यसभा के और राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, हाँ एक हम चीज भूल गए थे, तो जी केवल राष्ट्रपति के में होते हैं। तो जो राज्य विधानसभाओं के जो केवल जो निर्वाचित सदस्य हैं वो केवल राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में इन्हें ना तो निर्वाचित ना ही मनोनीत किसी को भी शामिल नहीं किया जाता। बस जो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के जो सभी सदस्य हैं वो शामिल होते हैं। चौथा है कि राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, तो जो राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होते हैं। इस तरह संविधान के अनुच्छेद 66(1) के तहत उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित, बार बार मैं जोर दे रहा हूँ, और मनोनीत सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा, पद्धति कौन सी थी, तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत, ठीक है। इसका जो कैसी पद्धति है तो हमने वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में अच्छी तरीके से देख ली।
भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं तो जनता द्वारा, तो ये गलत है। निर्वाचक मंडल के द्वारा जो राष्ट्रपति को निर्वाचित करता है, तो ये भी गलत है। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, राज्यों के विधानमंडलों द्वारा, तो ये गलत है। ठीक है, तो कौन? संसद के दोनों सदनों के। अब इसमें ये नहीं दिया कि सभी के निर्वाचित, तो इसमें दोनों को हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, एक सेकंड पहले ये बन जाए। अगला जो प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है, तो राष्ट्रीय स्तर पर सीधे चुनाव से, तो ये गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन से, तो ये भी गलत हो जाएगा। लोकसभा के सांसद और विधानसभा के विधायकों के सीधे चुनाव द्वारा, तो ये भी गलत हो जाएगा। जो ऑप्शन डी है, लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से, तो जो ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है, तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। तो लोकसभा के सदस्य, तो जो ऑप्शन सही है, तो अभी तो कोई गलत नहीं होगा। दूसरा राज्यसभा के सदस्य, तो ये भी ऑप्शन सही है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, विधानसभाओं के सदस्य, तो तीसरा गलत है, तो ये गलत हो जाएगा, तो ये गलत। तो केवल एक और दो। चौथा है विधान परिषदों के सदस्य, तो ये तो ना तो राष्ट्रपति और ना ही उपराष्ट्रपति किसी के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न है कि 2022 के भारत के, ठीक है मैंने बताया था ना कि 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव, तो जो कार्यकाल के अनुसार 16वां था। ठीक है, और व्यक्ति के अनुसार कौन सा था, तो वो 14वां। तो ये डिफरेंस जरूर ध्यान रखना। के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य हैं, तो 788। अब मैं बताता हूँ निर्वाचक मंडल कैसे निकाला जाता है। तो 16वें जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जो चुनाव था, कब? 2022 में हुआ, और कब तक रहेंगे? 2027 तक। निर्वाचक मंडल में शामिल सदस्य, जब तक तो आप सभी अधिकारी बन चुके होंगे। तो राज्यसभा के 233 निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य थे। लोकसभा के 543 थे। पहले कितने थे? 545 थे। इस प्रकार दोनों सदनों को मिलाकर बने निर्वाचक मंडल में शामिल कुल सदस्य कितने थे? तो 788। हालांकि राज्यसभा में 5 निर्वाचित एवं 3 मनोनीत सदस्यों का स्थान रिक्त था उस समय। ठीक है, होने के कारण इस चुनाव में मत देने के योग्य जो कुल निर्वाचक थे वो 780 थे। इनमें से 725 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिसमें से 15 मत जो अवैध रहे, किन्हीं कारणों से अवैध हो गए। विजयी राजग प्रत्याशी किसके? तो राजग एनडीए के जो प्रत्याशी थे जगदीप धनखड़ को 528। और कभी क्वेश्चन पूछ लेता कि विपक्षी जो प्रत्याशी थे कौन थे? तो मार्गरेट अल्वा। कौन? मार्गरेट अल्वा को 182 मत प्राप्त हुए। ठीक है, अगला जो प्रश्न है कि वो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इन कथनों में से कौन सा सही है, और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है अपने। तो राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का जो चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है, तो हमने देखा था कि दोनों का जो चुनाव है वो इनडायरेक्ट होता है, तो पहला सही है। दूसरा है राज्यों की विधायिकाओं के जो सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो आप तो अच्छी तरीके से जान ही गए, तो गलत हो गया, क्योंकि केवल राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेते। और ये कब आया था? तो EPRO का जो मेंस का 2016 का जो पेपर था उसमें आया था। तो वर्तमान में जितने भी लोग RO की तैयारी कर रही है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो भी अप्रत्यक्ष होता है। इनके चुनाव में जनता प्रत्यक्ष भाग नहीं लेती है। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा तथा दिल्ली पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं।
जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा के फिर जोरदारों को निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का जो निर्वाचन है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है तथा ऐसे निर्वाचन में जो मतदान होता है तो कैसा गुप्त होता है। इस प्रकार कथन 1 सही है जबकि कथन 2 क्या है तो गलत है। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़िए जैसे पढ़ने के लिए द्वारा हमें जरूरत नहीं पड़े, एक बार में सब कॉन्सेप्ट में क्लियर हो जाए। अब किसी के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि नहीं आने वाले जो प्रश्न, भाई कोई भी प्रश्न आ जाए, जब आपका एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर 2024, 25, 26, 27 राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित कितने भी प्रश्न आए आप उन्हें हल कर सकते हैं आसानी से। क्यों, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा। अब जो प्रश्न बनाएगा इन्हीं में से बनाएगा, कहाँ से बनाएगा वो प्रश्न। तो आप एक बार जो कॉन्सेप्ट अगर अच्छा हो गया ना तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। अब कह रहा है कि कथन दे रहा है वो, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वो राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अहिर्त यानी योग्य हो। तो हमने देखा था कि सही है, जो उपराष्ट्रपति बनना चाहता है उसे राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता होनी चाहिए उसमें। कारण दे रहा है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो हमने देखा था क्योंकि वो जो उसका जो कार्य है वो क्या कार्य है मुख्यतः तो पदेन सभापति का, जिसका राज्यसभा का। तो कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। ए आर दोनों सत्य है और ए का एक मान्य स्पष्टीकरण। ठीक है, कथन की कारण द्वारा पुष्टि होती है क्योंकि अनुच्छेद 66 3 और ग यानी सी, क्योंकि मुझे इंग्लिश में ज्यादा ध्यान रहता है हिंदी में नहीं, के अनुसार उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अहर्ता होनी चाहिए, जबकि अनुच्छेद 89(1) एवं अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, तो जो अनुच्छेद 64 है और जो 89(1) है वो राज्यसभा के सभापति के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। अब पूछ रहा है कि राज्यसभा का सभापति कौन है, तो आराम से बता दें कि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। अब मैं आगे बढ़ जाऊं लेकिन इससे तो आप ही पढ़ लोगे। तो राष्ट्रपति, अभी मत कहते ना कि लोकसभा का सभापति होता है, नहीं। तो राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक है। प्रधानमंत्री, कार्यपालिका का जो मुख्य प्रधान है वो प्रधानमंत्री होता है, जो नामात्र प्रधान है वो राष्ट्रपति होता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष है तो लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता करता है। ठीक है, और उससे संबंधित जितने भी प्रावधान है उसमें कंट्रोल किसका रहता है, लोकसभा के अध्यक्ष का। राज्यसभा का जो प्रधान अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में मैंने अभी बता दिया था, प्रधानमंत्री के बारे में बता दिया था और ये गलती हो गई। अगला जो प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है, असत्य। तो मैं तो असत्य ही, मैं तो कहता हूँ गलत कौन सा है, क्योंकि कभी पूछ लेता है ना सत्य नहीं है असत्य, तो इसे ऐसे ध्यान रख लो गलत कौन सा। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं सही कौन से। तो राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, तो ये सही है। क्वेश्चन को सरल बना लो, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है, ये भी सही है। अब डी है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो ये तो आप सभी को जानकारी होगी, सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, नहीं, ये गलत है। उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। ठीक है, तो ये आप जरूर ध्यान रखेंगे, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। अन्य तीनों जो कथन है वो सही है। अब अगला कह रहा है कि उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही नहीं है। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, पहले यहाँ पे जरूर अंडरलाइन कर लीजिए कौन सा सही नहीं है। तो आप इतने बड़े प्रश्न को देखकर घबराइए मत,
जितना बड़ा प्रश्न है उतना ही आसान होता है, क्योंकि इसमें से अगर हमें एक विकल्प भी पता पड़ जाएगा तो आंसर निकल जाएगा। तो सबसे पहला देखते हैं कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्धारित होने की योग्यता है। तो यहाँ पे थोड़ा चेंज कर दिया है उसने, लोकसभा की जगह जनता का सदन दे दिया है। ठीक है, तो भाई ये तो गलत है। अगर ये गलत है तो देखिए कैसे हम आंसर निकालते हैं। ये ऑप्शन गलत हो गया, ये गलत हो गया, क्योंकि हमें गलती देखना है। अब जो दूसरा कह रहा है कि किसी राज्य की विधायिका का जो सदस्य है इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है, यानी जो राज्य की जो विधायिका है उसका जो एमएलए होता है इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो ये तो सही है। अगर ये सही है तो ये गलत हो गया, क्योंकि दूसरा सही है, वो पूछ रहा है गलत, तो ऑप्शन निकलेगा ना सी। ऐसे निकालता हूँ। ठीक है, ऐसे ही मैंने जेआरएफ किया है, ऐसी जो नेट वगैरह दिए इस तरीके से, क्योंकि पूरा किसी को नहीं आता। तीसरा कह रहा है कि उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का। तो ये सही है, क्योंकि दोनों का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष होता है। और जो चौथा दे रहा है कि उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। तो हमने देखा था कि जो औपचारिक महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो केवल राष्ट्रपति पद के लिए प्रयोग की जाती है, न कि उपराष्ट्रपति पद के लिए। उपराष्ट्रपति के लिए हमने क्या बताया था आपको कि एक संकल्प लाया जाएगा जिसकी शुरुआत कहाँ से होगी, राज्यसभा से। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति के पास राज्यसभा न कि जनता का सदन, कंफ्यूजन नहीं होना, जनता का सदन का अभिप्राय लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो। इस प्रकार कथन एक गलत है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में प्रस्तुत एवं सामान्य बहुमत से, ध्यान रखना सामान्य जनरल मेजोरिटी चाहिए, से पारित संकल्प जिससे लोकसभा कैसी हो, सहमत, और सहमत वो भी सामान्य बहुमत से सहमत होनी चाहिए, से हटाया जा सकता है। इस प्रकार कथन 4 गलत है, क्योंकि औपचारिक जो महाभियोग में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है, जब औपचारिक महाभियोग लाया जाएगा तो उसमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। तो कथन 2, 3 सही है, अतः विकल्प सी सही होगा। ठीक है, देखिए ऐसे आराम से निकल जाएगा। अगला है भारत का उपराष्ट्रपति, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना। तो मैं न केवल तुम्हें पढ़ाऊंगा, ये भी बताऊंगा कि भाई क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं। देखिए क्वेश्चन सोल्व करने की एक ट्रिक होती है, पूरा किसी को नहीं आता। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से पता है तो आप क्वेश्चन कर ले जाओगे। अब पूछ रहा है कि भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी है, तो मैंने शुरू में ही बताया था कि जो दूसरा सर्वोच्च पद है वो उपराष्ट्रपति का सही है। अब कह रहा है भारत के उपराष्ट्रपति के पास पद से संबंधित कोई औपचारिक कार्य या दायित्व नहीं। ठीक है, तो ये भी सही है, क्योंकि हमने बताया था कि उपराष्ट्रपति के रूप में उसका कोई कार्य नहीं होता। जितने भी जो कार्य हैं वो किसके, तो राज्यसभा का प्रधान सभापति के रूप में होते हैं। तीसरा है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। तो ध्यान दीजिए कि अनुच्छेद जो 65 था उसमें बताया था कि जब राष्ट्रपति चाहे तो पदत्याग हो या मृत्यु या फिर अन्य कारणों से जब उसका पद रिक्त होता है तो उस समय उनके जो कार्यों का निर्वहन करता है वो उपराष्ट्रपति करते हैं। तो ये भी सही है। राष्ट्रपति की पदत्याग दे दिया, अपदस्थीकरण या मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तो इसका ही जो विस्तार है वो कर दिया है, तो सही है। तो ऑप्शन डी इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पश्चात भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी है और राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है। तो नीचे जब 64 पढ़ेंगे आप, और कितना 89 देखे थे ना, 89 बन, परंतु उसके पास उपराष्ट्रपति पद से संबंध कोई औपचारिक दायित्व नहीं होता है। वो राष्ट्रपति की पदत्याग, पदच्युति अथवा मृत्यु की स्थिति या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। इस प्रकार
अभीष्ट जो उत्तर विकल्प है वो डी हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, वो पूछा कि यदि किन्हीं कारणों से भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद के कार्यों का निर्वहन करता है तो उस अवधि के संबंध में कौन सी कथन सही है। तो सबसे पहले प्रश्न सही करने का जो तरीका है, पहला स्टेप है प्रश्न को सही अच्छी तरीके से पढ़ना। अब उसके बाद हम इसके जो विकल्प हैं वो देखते हैं। तो वो पहला है कि इस अवधि में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति बने रहेंगे। तो आप बताइए बने रहेंगे कि नहीं? तो गलत है ना, क्योंकि दोनों कार्य एक साथ नहीं कर सकते, और कोई व्यक्ति दो कार्य एक साथ कैसे कर सकता है? एक की बार दी तो दूसरा कर सकता है, तो पहला गलत है। जब पहला गलत है तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब पहला गलत है तो दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। जब पहला गलत है तो गलत हो गया। अब लोग आंसर पहले से निकाल लिया हमने, और कहाँ है? छत्तीसगढ़ में आया है, जो टफ एग्जाम माना जाता है। दूसरा है, अब मैं हम वैसे ही कह देते हैं कि दूसरा तीसरा सही है, हो गई कि नहीं? लेकिन देख लेते हैं, इस अवधि के लिए उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा। तुमने बताया था कि उस समय राष्ट्रपति का वेतन ही ग्रहण करेगा वो, सभापति के रूप में नहीं। यदि इस अवधि में उपराष्ट्रपति त्यागपत्र देते हैं तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति पद का निर्वहन करें। तो हमने जब राष्ट्रपति पढ़े थे तब बताया था कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति नहीं होता तो उपराष्ट्रपति पदों का, उनके पद का क्या करेगा? कार्यों का निर्वहन करेगा। और जब उपराष्ट्रपति नहीं है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, और मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो वरिष्ठतम जो न्यायाधीश है वो। 360 पढ़िए आप। संविधान के अनुच्छेद 64 के परंतु के अनुसार यदि भारत के उपराष्ट्रपति को अनुच्छेद 65 के अधीन किसी कारणवश राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 65 के तहत करता है, उनके कार्यों का या कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ता है, तो इस अवधि में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति नहीं रहे। ठीक है, सभापति के संविधान के अनुच्छेद 91(1) के अनुसार राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त होने की ऐसी अवधि में जो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद के रूप में कार्य कर रहा है या उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, तब उपसभापति सभापति के कर्तव्यों का पालन करेगा। तुमने बताया था उस समय जो उपसभापति है सभापति के कर्तव्यों का पालन करेगा, तो दोनों पदों पे कार्यों का निर्वहन हो सकता है। वहीं राष्ट्रपति के कर्तव्य जो कार्य है उनका भी निर्वहन हो जाएगा, और उपसभापति सभापति के कार्यों का निर्वहन कर देगा। अनुच्छेद जो 65(3) के अनुसार इस अवधि में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की परिलब्धियां मिलेगी। राष्ट्रपति कृत्यों का जो निर्वहन है, अधिनियम 1969 हमने बनाया था, संसद ने 1969 में एक अधिनियम बनाया था के अनुसार इस अवधि में उपराष्ट्रपति त्याग पत्र दे देते हैं तो भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेंगे। यानी उस समय अगर उपराष्ट्रपति मान के चलिए त्याग पत्र दे दिया तो उस समय फिर कौन? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति पद का निर्वहन करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन मैं और बता देता हूँ आपको, जो कोई नहीं बताएगा ना, आपने शायद पढ़ा भी नहीं होगा। कि मान के चलिए कि राष्ट्रपति का पद उस समय रिक्त है। अब उपराष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते हैं तो उपराष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देंगे बताइए? तो उस समय जो राष्ट्रपति हैं वो भारत के मुख्य न्यायाधीश को, क्योंकि जो व्यक्ति राष्ट्रपति को शपथ दिला रहा है उसे त्यागपत्र दिया जाएगा। ठीक है, वैसे ऐसी स्थिति बहुत कम आती है। उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है? राज्य परिषद के तो नहीं, सॉरी मैं राज्य परिषद का जो अर्थ समझ गया था, वो जो राज्यों में राज्य परिषद होती है ना, वो समझ गया तो गलत है। वो कैबिनेट तो ये गलत हो जाएगा, लोकसभा गलत हो जाएगा, मंत्रिपरिषद गलत। तो यहाँ पे जो राज्य परिषद का अभिप्राय राज्यसभा से है, माफ कीजिएगा, जो विधान परिषद होती है वो समझ गया था, इसमें से थोड़ा गलत हो गया था। संविधान के अनुच्छेद 67 बी
के अनुसार उपराष्ट्रपति को राज्य परिषद अथवा राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, एक तो हिंदी में क्या है एक से अधिक नाम हो जाते हैं तो बड़ी समस्या हो जाती है, लेकिन इंग्लिश में जो नाम है वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स के ऐसे प्रस्ताव के द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन, क्या है तो तत्कालीन जरूर ध्यान रखें, समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है, जिससे लोकसभा सहमत है। किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई प्रस्ताव तब तक प्रस्तुत नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की सूचना कम से कम 14 दिन पूर्व में उसे दे दी गई हो। ठीक है, क्या समझे? यानी जो संकल्प लाया जाएगा उससे 14 दिन पहले बताना पड़ेगा उपराष्ट्रपति को कि हम आपके विरुद्ध आपको हटाने के लिए संकल्प लेके आ रहे हैं। भाई जो व्यक्ति को उठा रहे हो या जिस व्यक्ति को उठा रहे हो उसे पता तो होना चाहिए, तो अपना पक्ष तो रख पाएगा। अगला है कि भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी जो प्रस्ताव है, संबंधी प्रस्तावित किया जाता है कि वो लोकसभा में गलत है, संसद के किसी भी सदन में, तो देखिए यहाँ पे गलत है, लेकिन जब राष्ट्रपति के लिए पूछता यही तो फिर सही हो जाता। संसद की संयुक्त बैठक में तो गलत, केवल राज्यसभा, शुरुआत राज्यसभा में की जा सकती है। अगला है कि निम्न में से किसी एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा की जाती है जो उसका सदस्य नहीं होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो राज्यसभा है, जो राष्ट्रपति है उसका, सॉरी उपराष्ट्रपति उसका सदस्य नहीं है। ठीक है, राज्यसभा का राष्ट्रपति सदस्य नहीं होता, उसके बावजूद भी अध्यक्षता करता है। लोकसभा में तो जो व्यक्ति लोकसभा का अध्यक्ष है वही अध्यक्ष बनेगा, विधानसभा में जो व्यक्ति विधानसभा का अध्यक्ष है वही बनेगा। ठीक है, राज्यसभा की अध्यक्षता सभापतित्व उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है, परंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। ठीक है, नीचे 4 युग्म दिए गए जिनमें से वह सही युग्म बताएं जिसके दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत रहे और उच्चायुक्त रहे, यानी 2 पदों पर रहे, राजदूत के पद पर और उच्चायुक्त के पद पर रहे। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन और बीवी गिरी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति थे और ये बीवी गिरी दोनों ऐसे व्यक्ति हैं जो राजदूत भी रहे और उच्चायुक्त भी रहे। जाकिर हुसैन जामिया मिलिया कॉलेज के प्रिंसिपल एवं शिक्षा शास्त्री थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन 1949 से 1952 तक यूएसएसआर का प्राय कि यूनियन सोवियत ऑफ स्टेट और रसिया, जो वर्तमान में रूस है उसका जो पहले, यानी जो रूस उत्तराधिकारी है वो किसका है तो यूएसएसआर का उत्तराधिकारी है। तो इससे पहले हम इसे यूएसएसआर के नाम से जानते थे, लेकिन जब 1991 में विघटन हुआ तब उसका जो उत्तराधिकारी बना वो रूस बना। तो भारत के राजदूत थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। बीवी गिरी 1947 से 1951 तक सिलोन यानी श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त के पद पर रहे थे। KR नारायण भी चीन में राजदूत रहे। इस प्रकार प्रश्नगत विकल्पों में विकल्प बी सही उत्तर है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? इस क्वेश्चन को कई बार पूछता है। निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह, हमने देखे थे कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने संभाला था, तो गलत हो गया। दूसरा है फखरुद्दीन अली अहमद। तो फखरुद्दीन जो अली अहमद है वो केवल राष्ट्रपति बने थे। नीलम संजीव रेड्डी केवल राष्ट्रपति बने थे, तो गलत हो जाएगा। शंकर दयाल शर्मा उपराष्ट्रपति बने थे, तो केवल एक और
4। तो जो मोहम्मद हिदायतुल्लाह है वो 1989 से 84 के मध्य तथा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1987 से लेके 92 के मध्य भारत के उपराष्ट्रपति रहे। फखरुद्दीन अली अहमद तथा नीलम संजीव रेड्डी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे। इन्होंने सीधे भारत के राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया था। ठीक है, अब पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। मैं कहता हूँ गलत कौन सा है, वो कह रहा है। तो हम सबसे पहले देखेंगे निम्न में से सही कौन कौन से हैं। तो पहला है कि संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। तो अभी आपने संविधान संशोधन विधेयक के बारे में पढ़ा नहीं, लेकिन मैं आपको एक जनरली भी बता देता हूँ कि जो संविधान संशोधन विधेयक लाया जाता है वो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, और उसको जो पारित करने की जो प्रक्रिया है वो विशेष बहुमत से होती है, इसलिए सही है। लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी लाया जा सकता है शुरुआत में। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों द्वारा की जाती है, ये भी सही है। इसका अभिप्राय है कि जब सर्वोच्च न्यायालय में कोई भी मामला लाया जाता है और उस मामले का जो संबंध संविधान से होता है, तब कम से कम उस जो बेंच होती है उसमें कम से कम 5 न्यायाधीश होने चाहिए। ठीक है, तभी सुनवाई की जाएगी। तीसरा है कि प्रेस की स्वतंत्रता मूल अधिकार वाक स्वातंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता में शामिल है। तो जब हमने मूल अधिकार पढ़े थे 19(1)(a), उसमें जो 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी इनडायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट रूप से समाहित है, क्योंकि किसी व्यक्ति को बोलने और अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार है, तो उसमें प्रेस की स्वतंत्रता अपने आप समाहित होनी चाहिए, क्योंकि प्रेस की स्वतंत्रता ही तो लोगों की अभिव्यक्ति और स्वातंत्र को और मजबूत करती है। और कह रहे हैं जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, तो ये गलत है, क्योंकि हमने अभी देखा तो जाकिर हुसैन नहीं थे, कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। ठीक है, प्रश्न कथन डी सही नहीं है, क्योंकि भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति हैं वो डॉक्टर जाकिर हुसैन नहीं बल्कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, जो वर्ष 1952 से 1962 तक इस पद पर रहे। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति थे, जो 13 मई 1962 से 12 मई 1967 तक इस पद पर रहे। अब पूछ रहा है कि मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में जो क्रम है, क्रमांक कौन सा है? तो वो कौन सा है? 12वां। व्यक्ति के अनुसार पूछ रहा है, ध्यान रखना, 12वां। 13वां कौन है? तो 13वें कौन बने थे बताइए, और 14वें वर्तमान में कौन है? तो 13वें और 14वें तो वर्तमान में जगदीप धनखड़ है। ठीक है, देखिए हाथ से लिखना पड़ रहा है, कोई पेंसिल आ नहीं पाई, धनखड़। और जो 13वें थे वेंकैया नायडू थे। ठीक है, तो इस तरह 12वें यानी वर्तमान में जगदीप धनखड़ है, इनसे पहले वेंकैया नायडू थे, और वेंकैया नायडू से पहले कौन थे? तो मोहम्मद हामिद अंसारी थे। तो जब भी अगर क्रम लगाने के लिए पूछे तो आप इस तरीके से बता सकते हैं। तो मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में व्यक्ति अनुसार जो क्रमांक है वो 12वां था। वर्तमान जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में व्यक्ति के अनुसार, ध्यान रखना, क्रमांक 14वां है, और कार्यकाल के अनुसार कौन सा है? 16वां। ठीक है, इस तरह हम देख सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन तो पूरे हो गए। अब मैं आपके लिए कुछ इसमें ऐड कर देता हूँ। अब ऐड क्या करना है चलिए तो मैं बता देता हूँ, एक सेकंड। कहाँ पे बताना है? खाली पेज देख लेता हूँ थोड़ा। ठीक है, यहाँ पे बता देता हूँ। अब प्रश्न वो पूछता है कि ऐसे कौन कौन से व्यक्ति थे जो राष्ट्रपति भी रहे और उपराष्ट्रपति भी रहे। तो अभी तक 6 व्यक्ति ऐसे हैं
जो या जिन्होंने दोनों पद धारण किए थे। तो सबसे पहले जो आते हैं वो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, तो पहले कौन से हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, तो ये ऐसे व्यक्ति थे, पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो उपराष्ट्रपति बनने के बाद राष्ट्रपति बने। ठीक है, दूसरे जो व्यक्ति हैं वो है डॉक्टर जाकिर, सॉरी खाली जाकिर हुसैन, डॉक्टर नहीं है इनके आगे, जाकिर हुसैन। तो दूसरे ऐसे व्यक्ति थे जो राष्ट्रपति के बाद राष्ट्रपति भी बने। तीसरे जो व्यक्ति हैं वो है बीवी गिरी। ठीक है, तो तीसरे ऐसे व्यक्ति जो उपराष्ट्रपति के बाद राष्ट्रपति बने तो बीवी गिरी। तो कितने हो गए? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे हो गए डॉक्टर जाकिर हुसैन, और तीसरे डॉक्टर बीवी गिरी। जो चौथे हैं वो है रामास्वामी वेंकटरमण, रामास्वामी वेंकटरमण। ठीक है, इसके बाद जो पांचवे व्यक्ति हैं वो है शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, कौन से? तो शंकर दयाल शर्मा। जो छठे व्यक्ति हैं वो हैं के आर नारायण, ठीक है, के आर नारायण। तो छह कौन से? तो पहले हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे हैं जाकिर हुसैन, तीसरे हैं बीबी गिरी, चौथे हैं रामास्वामी वेंकटरमण, पांचवे हैं शंकर दयाल शर्मा, और छठवे हैं के आर नारायण। एक ऐसे व्यक्ति जो उपराष्ट्रपति भी रहे, लेकिन जो राष्ट्रपति हैं वो कार्यवाहक रहे, एक मात्र ऐसे व्यक्ति है। तो जो मोहम्मद हिदायतुल्लाह हैं वो उपराष्ट्रपति तो बने, लेकिन उन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया, परंतु कार्यवाहक पद के रूप में कार्य किया। ठीक है, अब इनसे संबंधित जो उपराष्ट्रपति है उससे संबंधित मैं कुछ पॉइंट और आपको बता देता हूं। एक सेकंड, ठीक, कुछ पॉइंट और हम देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी जो अनुच्छेद हैं उन्हें हम एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 63 है, और अनुच्छेद जो 63 है वो कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, जो अनुच्छेद 64 है वो कहता है कि उपराष्ट्रपति का राज्यों की परिषद के पदेन सभापति होना, यानी राज्यों की जो यानी जो राज्यसभा है उसका पदेन सभापति होगा। जो अनुच्छेद 65 है वो हमने देखा ही था कि उपराष्ट्रपति का आकस्मिक रिश्तियों अथवा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। ठीक है, क्या? कर्तव्यों का निर्वहन। मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन समस्या है कि पेंसिल नहीं है। ठीक है, तो हाथ से लिख रहा हूँ निर्वहन। ठीक है, उसके बाद जो 66 है उसमें उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात करी गई है, और जो 67 है उसमें उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करी गई है। 67 के बाद जो 68 है वो बताता है कि उपराष्ट्रपति का कार्यालय की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण तथा आकस्मिक रिश्ते की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल। यानी कहने का अभिप्राय है कि जब उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो हमें जल्दी से जल्दी निर्वाचन कराना होगा। ठीक है, लेकिन इसमें समय सीमा नहीं है, जैसे राष्ट्रपति के पद में 6 महीने के अंदर हमें निर्वाचन कराना होता है, इसमें ऐसी कोई समय सीमा नहीं दी गई है। इसमें बस ये बताया गया है कि जल्दी जितना संभव हो सके जल्दी हमें उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कराना होगा। उसके बाद जो थोड़ा पेन हम चेंज करते हैं, हम कलर अलग लेते हैं, तो रेड है तो थोड़ा दिखने में समस्या हो सकती है आपको। उसके बाद जो अनुच्छेद जो 69 है
वो कहता है कि उपराष्ट्रपति जो शपथ लेगा, उपराष्ट्रपति की शपथ के बारे में बताता है। और शपथ कौन दिलवाएगा? तो शपथ दिलवाएंगे प्रेसिडेंट, ठीक है। उसके बाद जो अगला अनुच्छेद है वो 70, और जो अनुच्छेद 70 है वो कहता है कि अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अन्य आकस्मिकताओं का अभिप्राय है कि जब राष्ट्रपति जैसे विदेश भ्रमण पर है 1-2 महीने के लिए, तब उनके जो कार्यों का निर्वहन करेगा वो उपराष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद जो 71 है वो कहता है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जो विषय हैं और उससे जो जुड़े जो मामले हैं उनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। तो अनुच्छेद जो 71 है वो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के लिए सेम है। दोनों में इसमें बताया गया कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से के निर्वाचन से संबंधित जो विवाद हैं उनकी सुनवाई कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब थोड़े उपराष्ट्रपति से संबंधित जो भी प्रावधान है मैं और बता देता हूँ आपको। तो मूल संविधान में यह व्यवस्था थी कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ठीक है, जॉइंट बैठक के द्वारा होगा। ये थोड़ी जो प्रक्रिया थी वो बोझिल थी और इस प्रक्रिया को 11वें संविधान संशोधन 1961 के द्वारा हटा दिया गया। तो आप लिख सकते हैं या याद रख सकते हैं। तो 11वें संविधान संशोधन 1961 के द्वारा हटा दिया। तो मूल संविधान में जो निर्वाचन की प्रक्रिया आती है वो संयुक्त बैठक में होता था, ठीक है। अब इसके बाद जो महत्वपूर्ण जो प्रावधान है वो ये है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो अधिनियम है हमने 52 में अधिनियम बनाया था और इसमें 1997 में संशोधन भी किया। तो मूलतः 1952 में निर्वाचन से संबंधित जितने भी विवाद हैं उनके लिए हमने एक अधिनियम बनाया था। इसके बाद जो एक अगला प्रश्न है वो है कि जो डॉक्टर एस राधाकृष्ण है वो दूसरे कार्यकाल के लिए निर्वाचित हुए थे, वो मैंने आपको पहले बता दिया था। और जो मोहम्मद हामिद अंसारी है वो दूसरे भी हुए थे, दोनों कार्यकाल के दोनों ने 2-2 कार्यकाल ग्रहण किए थे। एक अगला प्रश्न है कि कृष्णकांत पहले ऐसे 22 प्रेसिडेंट थे जिनका निधन पद पर रहते हुआ। तो वो पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा पहला उपराष्ट्रपति था जिनका जो निधन है वो पद पर रहते हुए हुआ। तो ऐसे थे वो कृष्णकांत थे, ठीक है। इसके बाद जो अगला प्रावधान है वो यह कि जब पद पर रहते हुए 2 राष्ट्रपति, यानी हमने राष्ट्रपति के बारे में नहीं पढ़ा था लेकिन मैं बता देता हूँ। एक तो डॉक्टर जाकिर हुसैन और एक थे फखरुद्दीन अली अहमद। इनका निधन पद पर रहते हुए हुआ था। तो उस समय जो तत्कालीन उपराष्ट्रपति बीबी गिरी ने तो जब इनका निधन हुआ तो तब इनके कार्यों का निर्वहन किया था। और जो बीडी जत्ती थे उन्होंने फखरुद्दीन अली अहमद के कार्यों का निर्वहन किया था, ठीक है। तो वो पूछ सकता है कि कृष्णकांत पहले ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनका निधन पद पर रहते हुए हुआ था और उपराष्ट्रपति में हमने नहीं देखे, राष्ट्रपति में हमने नहीं देखे थे। तो मैं बता देता हूँ, डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो ये है कि उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्ण ने, जो हमारे पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्ण, उन्होंने जून 1960 में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन किया था। कब? जब जो पहले राष्ट्रपति जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ना, वो यूएसएसआर की 15 दिन की यात्रा पर गए थे। और जुलाई 1961 में, इसी तरह जब जुलाई 1961 में जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
जो उनकी स्वास्थ्य की जो स्थिति थी वो थोड़ी चिंताजनक थी। उस समय भी उन्होंने, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इनके कार्यों का निर्वहन किया था। ठीक है, तो ये मुख्यतः ऐसे जो प्रावधान है वो घटना चक्र में नहीं दिए हुए थे। इसके बाद जो अगला प्रावधान मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 2016 से इनका जो वेतन है उसमें एक इंक्रीमेंट किया गया था। 1 जनवरी बैकडेट में लागू हुआ था और ये प्रावधान 2018 में किए गए थे, लेकिन बैकडेट में 1 जनवरी 2016 से। ठीक है, तो इस तरह जो उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी जो प्रश्न हैं वो हमने देख लिए हैं, और मेरे हिसाब से और ऐसा कोई प्रश्न बचा नहीं है जो उपराष्ट्रपति से संबंधित हो। हाँ, एक प्रश्न और है। जब हमने राष्ट्रपति पढ़ा था तो उस समय हमने देखा था कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। वहीं जो उपराष्ट्रपति उसके लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। ठीक है, तो एक डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, और इसके बाद मुझे लगता है कि ऐसा, हाँ, कुछ 1-2 पॉइंट और है, मैं बता देता हूँ। जो पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, वो पहले ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध उपराष्ट्रपति बने थे। दोनों बार निर्विरोध उपराष्ट्रपति बने थे। इसके बाद जो दूसरे ऐसे उपराष्ट्रपति जो निर्विरोध बने थे वो एम हिदायतुल्लाह। ठीक है, और जो तीसरे हैं वो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो 3 ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध बने हैं। तो पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन, दूसरे एम हिदायतुल्लाह और तीसरे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, और उसके बाद ऐसा कोई प्रश्न मुझे नहीं दिख रहा कि जो बच गया हो। तो मुख्यतः दोस्तों आज हमने उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी प्रावधान थे वो हमने अच्छी तरीके से देख लिए। और विश्वास कीजिए कि आपका किसी भी एग्जाम का, चाहे वो छोटे से लेकर IUPAC तक कहीं का भी एग्जाम हो, कैसा भी प्रश्न हो, अब आपसे गलत नहीं होगा। तो थैंक यू सो मच वेरी दोस्तों। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो आप इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें जिससे वो भी फायदा उठा सकें। और आपने अभी हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वैसे मैं कहता नहीं हूँ, क्योंकि अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, आप खुद ही जानते हैं कि जिस व्यक्ति को क्लास अच्छी लगती है वो खुद ही करेगा सब्सक्राइब, तो ये कोई कहने वाली बात नहीं है। इसके बाद कल हमारा जो, मैं कल के लिए टॉपिक बता देता हूँ, तो इससे क्या होगा, आपके माइंड में एक थोड़ी इमेज बन जाएगी। तो कल के लिए जो हमारा टॉपिक है वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद से संबंधित है, और इससे जितने भी प्रावधान हैं संबंधित वो हम अच्छी तरीके से देखें, और इसको पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि हाँ हमने पढ़ा है। तो धन्यवाद। आज हम अपनी क्लास को यहीं होल्ड करते हैं। शुक्रिया।